वेलकम बैक टू कॉमर्स फील्ड। दोस्तों हम लोग कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 19 जो कि फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। अब देखो ये फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपने पहले के 2 लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज एक बार आप उसे देख लेना, ठीक है। देखो पहले के 2 लेक्चर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के 6 एडजस्टमेंट यानी पहले 6 एडजस्टमेंट मैं कंप्लीट करा चुका हूं फर्स्ट 2 लेक्चर में। इस वीडियो में यानी इस लेक्चर नंबर 3 में इस चैप्टर का जितने भी रिमेनिंग एडजस्टमेंट रह रहे हैं यानी पहले 6 के बाद जितने भी एडजस्टमेंट रह रहे हैं वो सारे एडजस्टमेंट हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। यानी इस वीडियो के बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखो बेसिकली जो आज हम एडजस्टमेंट डिस्कस करने वाले हैं ये सारे एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और इन सारे एडजस्टमेंट्स को हम विद और विदाउट यानी जीएसटी के साथ और जिन्हें बिना जीएसटी के कैसे होगा ये सारी चीजें हम आज ही डिस्कस करेंगे। और ये जो अगर इसमें से आपको कोई 1-2 टॉपिक देखना है तो मैं उसका टाइमिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट उस पर क्लिक करके आप वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप एक बार कंप्लीट वीडियो देखो क्योंकि आपको सारे के सारे एडजस्टमेंट 100% कवर हो जाएंगे इसी वीडियो में। फिर जो अगली वीडियो होगी उस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे अपने टीएस अग्रवाल का। तो देखो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है ये है बैड डेब्ट। देखो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसको मैं रीड कर देता हूं। देखो बैड डेब्ट रिकवर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। उसके बाद लिखा है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ फॉर स्टाफ वेलफेयर या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी या फ्री सैंपल या एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। ये सारे जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं इस वीडियो में आपको 100% क्लियर हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग के कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें जीएसटी नहीं लगते। देखो बैड डेब्ट में जीएसटी का कोई काम नहीं है। बैड डेब्ट रिकवर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो स्टार्टिंग के हैं इसमें जीएसटी लगता ही नहीं है। तो यानी जो स्टार्टिंग के हैं ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें जीएसटी का कोई काम नहीं है तो हम उसको बिना जीएसटी के ही सीखेंगे। लेकिन ये जो नीचे वाली चीजें हैं जिसमें जहां जहां गुड्स का यूज है उसमें जीएसटी का यूज आता है तो इन सबको हम विद और विदाउट दोनों देखेंगे, जीएसटी के साथ भी और जीएसटी के बाद भी, ठीक है ना। तो बेसिकली आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बैड डेब्ट। तो देखो मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमें सपोर्ट करना है ताकि हम ग्रो कर सके और फिर मैं आपको ऐसी हेल्पफुल आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सर बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारा पैसा क्या हो गया, डूब गया। तो इसको अगर हम बैड डेब्ट अगर एडजस्टमेंट में दिया तो कहाँ जाएगा, तो सर ये जाएगा पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड। पीएनएल अकाउंट में किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। और दूसरा क्या होगा, क्योंकि सर आपने कहा था हर एक एडजस्टमेंट की 2 एंट्री करनी पड़ती है क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है। जब तक आप किसी एडजस्टमेंट का 2 एंट्री नहीं करोगे इसका मतलब आपने उसको सही नहीं किया। दूसरा जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्या हो जाएगा, एसेट साइड डिडक्ट फ्रॉम डेटर, डिडक्टेड फ्रॉम डेटर। क्लियर है ना। तो इसका अगर मैं बैड डेब्ट की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर से माइनस कर दिया जाएगा। देखो एक प्रैक्टिकल हम छोटा सा लेके समझते हैं। इसका क्या मतलब है, देखो बैड डेब्ट का मतलब पैसा डूब गया। पैसा कौन सा डूबता है, जो हमने डेटर को पैसे, जो मैं डेटर को सेल किया था, डेटर हमने पेमेंट नहीं किया, वो पैसा लेके भाग गया यानी लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे, डेटर से माइनस कर देते हैं और ये हमारे लिए लॉस है तो हम इसको क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देते हैं। लेकिन आप ऐसा तभी करोगे जब आपका बैड डेब्ट आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस दिया हो यानी एडजस्टमेंट में दिया हो। अगर इन ट्रायल बैलेंस देगा तो फिर उसकी एंट्री कुछ और जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ पीएनएल अकाउंट में उसकी एंट्री की जाएगी। सपोज देखो ये हमारा एक ट्रायल बैलेंस है, मैंने रफली बना लिया है और यहां पे हमारा दिया डेटर 1 लाख रुपीज, ठीक है। और यहां पे लिखा है, कुछ नहीं लिखा छोड़ो, यहां लिखा है बैड डेब्ट, कितना लिखा है 5000। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, तो इस बैड डेब्ट को 5000, देखो अगर हमें यहां बनाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां जाएगा टू बैड डेब्ट डेबिट साइड, डेबिट साइड, ठीक है, ये हमारा क्रेडिट है। और बैलेंस शीट में जाएगा हमारे पास एसेट साइड जो होगा, बैलेंस शीट हमारा लायबिलिटी और ये हमारा एसेट्स। यहां से आप क्या करोगे, सिंपली डेटर कितना था 1 लाख रुपीज, जिसमें से हमारा बैड डेब्ट हो गया कितने का, तो सर बैड डेब्ट हो गया 5000 का। तो मेरा जो नेट डेटर आएगा वो 95,000 का आएगा, ठीक है, ये हो गया। लेकिन सर अगर यही बैड डेब्ट यहां दिया होता है तो
अगर ये बैड डेब्ट यहां दिया होता तो हम क्या करते, सपोज 5000 यहाँ पे दिया था, ये नहीं दिया था, तो हम क्या करते। तो देखो अगर बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, इसका मतलब ये एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपको नॉर्मल एंट्री करनी है। तो इस केस में ये जो बैड डेब्ट था 5000 पीएनएल में डेबिट साइड जाता है, लेकिन यहां से माइनस नहीं होता। ध्यान देना मैं कह रहा हूं, अगर ये सिर्फ एक ही एंट्री होगी, ये कहा जाएगा, तो ये सब जाएगा बैलेंस शीट में और ये जाएगा पीएनएल में, बस दोनों की एक एक एंट्री ही होगी। क्यों? क्योंकि इसका हमने एडजस्टमेंट में नहीं दिया, इसलिए हम उसको डबल एंट्री नहीं करेंगे। अच्छा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बैड डेब्ट यहां दिया है और नीचे लिखा फर्दर बैड डेब्ट, फर्दर बैड डेब्ट 10,000, अगर ऐसा लिखा हो तो देखो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी 5,000 का बैड डेब्ट हो चुका है, उसके बाद फिर से बैड डेब्ट 10,000 का हुआ, तब क्या करेंगे। तो देखो इन दोनों की तो सिंगल एंट्री होगी, ये सिंपल देखो बैलेंस शीट में चला गया और ये बैड डेब्ट यहां चला गया, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, ये जो फर्दर बैड डेब्ट हुआ है इसको आप क्या करोगे, डेटर से माइनस करोगे, कितने का, 10,000 का, और यहाँ पे कितना आएगा, 9,000, 90,000, और ये जो था इसमें आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे फर्दर बैड डेब्ट के नाम से कितना, 10,000, और टोटल पेनल में जाएगा 15,000। तो सर हमने पेनल में 50,000 डेबिट किया और यहाँ से 10,000 माइनस किया, क्यों? क्योंकि देखो ये पेनल में भी गया है और बैलेंस शीट से माइनस भी हुआ है, और ये सिर्फ और सिर्फ पीएनएल में गया, क्यों? ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये एडजस्टमेंट है। तो आई होप आपको बैड डेब्ट के सारे केसेस समझ में आगे होंगे। नेक्स्ट है हमारा सर बैड डेब्ट रिकवर। अगर हमारा कोई बैड डेब्ट रिकवर होता है तो क्या होगा। तो देखो आपको देखना पड़ेगा कि बैड डेब्ट रिकवर ट्रायल बैलेंस है कि ट्रायल बैलेंस के बाहर है। सपोज ये सेम क्वेश्चन था जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ये सेम है, इसमें एक नीचे लिखा है बैड डेब्ट रिकवर, बैड डेब्ट रिकवर ₹2000, यानी 2,000 रुपए हमारा बैड डेप्ट हो चुका था, वो पैसा रिकवर हो गया। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका बैड डेप्ट रिकवर हुआ तो आपके लिए क्या है, तो सर ये हमारा इनकम है, इनकम है तो कहाँ जाएगा, पीएनएल में क्रेडिट साइड, और कहाँ जाएगा, पैसा आया है ना, कैश में तो ऐड करोगे, और दूसरा कैश या बैंक में ऐड हो जाएगा। अगर चेक के थ्रू पैसा मिला होगा तो कैश में बैंक में ऐड होगा, और कैश के थ्रू मिला होगा तो कैश में ऐड होगा। तो अगर इसकी मैं एंट्री करूं तो ये जाएगा पीएनएल में क्रेडिट साइड बाय बैड डेब्ट रिकवर्ड, कितना, 2000, और यहाँ कैश या बैंक में 2000 प्लस हो जाएगा बैलेंस शीट में। सर अगर ये बैड डेब्ट रिकवर यहां दिया होता तो अगर बैड डेब्ट रिकवर आपको यहां दिया होता, इसका मतलब ये है, सपोज यहाँ पे 1000 दिया हुआ था, ये भी दिया था, ये भी दिया था, तो इसका मतलब ये है कि इसका एडजस्टमेंट नहीं करना है, इसकी सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंट्री करनी है। इसका एडजस्टमेंट हो चुका है, यानी पहले रिसीव हो चुका था, उसकी जनरल एंट्री बन चुकी है। देखो जनरल एंट्री बना है, लेजर बना, तभी तो ट्रायल बैलेंस में आया। सिंपल सी बात है, ट्रायल बैलेंस में कौन सी चीजें आती है, जो सर लेजर में होता है, लेजर में कौन सी, जो जनरल में होता है, यानी इसकी एंट्री हो चुकी है, आपको नॉर्मल फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट कर देना है। तो बैड डेब्ट रिकवर अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड सिर्फ और सिर्फ वहीं जाएगा, और अगर बैड डेब्ट रिकवर आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस दिया हो तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में भी जाएगा और कैश और बैंक में ऐड भी होगा, जिसके थ्रू वो पैसा आया हो। क्लियर है? ठीक है सर, हमारा बैड डेब्ट हो गया, बैड डेब्ट रिकवर होगा। अब अगर बात करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कि सर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमारा जो डेटर था उसमें हमें डाउट है, लगता है कि हम उसमें 10% डेटर ऐसे हैं जो पैसे नहीं देंगे, डाउटफुल डेब्ट, तो हम क्या करें, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर आप बनाओगे तो उसको सिंपल क्या करो, डेटर से माइनस करो और पीएनएल में डेबिट कर दो, डेटर से माइनस करो और पीएनएल में डेबिट कर दो। देखो इसी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं, और आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा इसी एग्जांपल को, ये मैं बैड डेब्ट रिकवर को रफ कर देता हूं क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये सेम आपके पास क्वेश्चन है और इसमें बोला हुआ है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो हमें मेंटेन करना है वो 10% करना है, एट द रेट 10% डाउटफुल डेब्ट के लिए। ठीक है, अब मुझे बताओ
ये जो 10% प्रोविजन है वो किस पे मेंटेन होगा? देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, अगर आपके क्वेश्चन में बैड डेप्ट दिया है तो बैड डेप्ट माइनस करने के बाद ही मेंटेन किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये मेरा क्वेश्चन था, डेटर कितना था मेरा सर 1,00,000 रुपीज, बैड डेप्ट कितना था 10,000, क्योंकि यही तो बैड डेप्ट माइनस होगा, ये वाला तो माइनस होगा नहीं, ये तो सिर्फ पेनल में जाएगा, मैंने पेनल में लिख दिया, ये जो माइनस करना था मैंने कर दिया। अब मेरा डेटर कितना 90,000। अब मेरे को लगता है कि इसमें से भी 10% ऐसे हैं जो पैसे मेरे को नहीं देंगे, लेके भाग जाएंगे या मेरा पैसा डूब जाएगा। तो सर आपने 1,00,000 का 10% क्यों नहीं, 90,000 है क्यों? क्योंकि देखो ये 10,000 तो पहले ही डूब गया ना, किसी को मैंने 1,00,000 रुपए दिए थे, उसमें से 20,000 डूब गए, बचे कितने 80,000, उसमें से भी लगता है कि यार 10% डूब जाएगा। सर आपको 1,00,000 वाले में से क्यों लग रहा है 10% डूबेगा? क्यों कि वो 20,000 पहले डूब चुका है, तो जो डूब गया उसमें थोड़ी कंपनी बोलेगी कि 20,000 डूब गया, उसका भी 10% में लग रहा था डूब जाएगा, वो तो डूब ही गया। जो पैसे मेरे चले गए चले गए, जो बचे हैं उसमें से भी 10% का डाउट है, ठीक है ना? तो आपके क्वेश्चन में अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल भी दिया हो और बैड डेप्ट भी दिया हो आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई बैड डेप्ट दिया हो, तो पहले आप बैड डेप्ट को माइनस करोगे, उसके बाद आप प्रोविजन निकालोगे। चाहे ये बात पहले बोले हो, प्रोविजन का एडजस्टमेंट पहले दिया था और बैड डेप्ट का एडजस्टमेंट बाद में दिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले बैड डेप्ट माइनस होगा, उसके बाद ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट निकाला जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम क्या करेंगे, अच्छा सर अगर फर्दर बैड डेप्ट नहीं होता तो नहीं होता तो मैं 1,00,000 पे निकालता, 1,00,000 का 10,000, 10% सीधा, ये तो यहां चला गया, और 1,00,000 रुपीज का 10% बैड डेप्ट निकालता, मैं प्रोविजन निकालता। क्लियर है ना? अगर कोई बैड डेप्ट है तो बैड डेप्ट माइनस करने के बाद ही प्रोविजन निकाला जाएगा। तो मैं यहां से माइनस करूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एट द रेट 10%, कितना आएगा 9,000, तो मेरा आंसर कितना आएगा 81, और ये 9,000 कहाँ चला जाएगा पेनल में, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, कितना 9,000, ठीक है, समझ में आ गया? तो कोई पूछेगा सर प्रोविजन कहाँ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, डेटर से माइनस और पेनल में डेबिट। अब और आगे चलते हैं, सर अगर प्रोविजन यहां भी दिया हो और यहां भी बनाने के लिए बोला हो तो क्या होगा, पहले समझते हैं। तो चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ना कुछ प्रोविजन लिख देते हैं, कुछ प्रोविजन हम यहाँ पे शो कर देते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ऑलरेडी दिया हुआ था, कितने का 12,000 का, सपोज ये लिखा हुआ था, यहां लिखा है। अब ये पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन बन गया, यहाँ पे डेटर भी दिया 1,00,000, बैड डेप्ट दिया 5,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल दिया 12,000, फर्दर बैड डेप्ट 10,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर कितना 10%। ये आपका पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बना है। तो प्लीज अगर आपको ये समझ जाओगे तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो आपको पूरा यहाँ तक क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि कभी भी पढ़ा करो यार, किसी की वीडियो से पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लीज एक बार नोटबुक लेके बैठा करो और जो भी कोई टीचर पढ़ाए उस पर नोट किया करो, ठीक है? तो अब इस पूरी चीज को हम दोबारा करके देखते हैं कि सर कैसे करेंगे। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके, आप चाहो तो अकाउंट बना सकते हो, चाहो तो बहुत तरीके कर सकते हो, ठीक है? मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका समझा रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रहेगा, ज्यादा आपको दिमाग आपका खराब नहीं करना, बस सिंपल से देखो। एक हम करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है? ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं बैलेंस शीट, ठीक है ना? बहुत सिंपल सी बात है। अब सबसे पहले दिया है डेटर, जो डेटर को आप आराम से यहाँ पे लिख दो, डेटर कितना दिया है 1,00,000 रुपए, आप इसको यहाँ लिख दो, ठीक है ना? ठीक है सर, मैं फिर से बता रहा हूँ कि बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई और टीचर अलग तरीके से कराए तो भी ठीक है, लेकिन आंसर मेरा और उस टीचर का दोनों का हमेशा सेम आएगा। मैं आपको जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। अब ये देखो, पहले एक बात इसका देखते हैं, बैड डेप्ट ऑलरेडी कितना हो चुका है, तो सर ऑलरेडी 5,000 तो मेरा डूब गया है। तो आप सिंपल अगर ये जो बैड डेप्ट दिया ना, ये वाला, ये पर्टिकुलर हो गया और ये अमाउंट हो गया, ठीक है ना, डेबिट वाले में। तो ये जो 5,000 का बैड डेप्ट दिया है, अगर बैड डेप्ट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो इसको आप आराम से यहां लिख दो, टू बैड डेप्ट कितना 5,000। तो सर ये प्रोविजन किस लिए था, ये प्रोविजन फर्दर बैड डेप्ट के लिए बनाया गया है, क्योंकि जो कोई 5,000 रुपये ऑलरेडी डूब चुके हैं, वो ट्रायल बैलेंस में है, और फिर भी प्रोविजन 12,000 का, मतलब इससे और इससे कोई लेना देना नहीं है, ये 5,000 डूब चुका है, हटाओ उसको,
12,000 रुपए का कंपनी ने प्रोविजन अभी भी बनाया था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो इसको मैंने पेनल में लिख दिया और इसको बैलेंस शीट में लिख दिया। तो इसकी भी एक ही एंट्री होगी, इसकी भी एक ही एंट्री होगी, इन दोनों की मैंने एक एक एंट्री कर दी क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर है। खत्म करो उसको। अब आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आप अकाउंट भी बना सकते हो, लेकिन देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ, अकाउंट उतना आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो इसको ना हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं कि हमारे पास प्रोविजन कितना है। जो आप चीजें अकाउंट में बनाओगे वही मैं आपको वर्किंग में समझा दे रहा हूं। देखो मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट सर 12,000 रुपए का है मेरे पास, बैलेंस है, ठीक है। फर्दर बैड डेब्ट कितना हो गया, 10,000, 10,000 रुपए का बैड डेब्ट हो गया। सर आपने कहा था इसकी 2 एंट्री करोगे, ठीक है। तो बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है, पैसा डूब गया, यानी डेटर कितने का था, 1,00,000 रुपए का, कितना उसमें से डूब गया, 10,000 डूब गया। पहली एंट्री आप यहां माइनस कर दो, बैड डेब्ट 10,000, कितना डेटर रिमेनिंग है मेरे पास, 90,000, 90,000 रुपए का डेटर मेरे पास रिमेनिंग है, ठीक है जी। दूसरी एंट्री ये बैड डेब्ट का आप यहां पे कर दो 2 बैड डेब्ट, फर्दर बैड डेब्ट 10,000 और टोटल 15, फिर गलत कर रहे हो। पहले तो आपने यही किया था, पहले मैंने किया था, अब नहीं करूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो 10,000 रुपए का प्रोविजन बना हुआ था, तो सर प्रोविजन बना था तो यहां से क्यों माइनस किया यार, सिंपल सी बात है, यहां से तो मेरा पैसा गया, मेरा 1,00,000 रुपए मैंने किसी को दिया था, उसमें से 10,000 बैड डेब्ट हो गया, तब मिलेंगे कितना, 90,000 ना, तो बैलेंस तो माइनस करना ही पड़ेगा, लेकिन वो 10,000 का मैं लॉस नहीं मानूंगा, यानी यहां ट्रांसफर नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी प्रोविजन है, ऑलरेडी मैंने कुछ पैसे सेव करके रखे थे कि मेरा डूबेगा। यानी प्रोविजन आपने कितने का बनाया था, 12,000 रुपए का, इसमें से आपके बैड डेब्ट कितना हो गया, तो सर 10,000 तो मेरा डूब गया, मतलब मैंने 12,000 रुपए सेव करके रखे थे कि डूबेंगे, लेकिन डूबे कितने, सिर्फ 10,000। अभी भी प्रोविजन मेरे पास कितना बचा हुआ है, तो सर अभी भी आपके पास प्रोविजन 2,000 रुपए का बचा हुआ है। तो हमने इसकी भी एंट्री कर दी फर्दर बैड डेब्ट वाली की, और इसकी भी। अब कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपको 10% मेंटेन करना है, यानी ये जो बचा हुआ 90,000 है, इसका 10% अभी भी मेरे को डाउट है नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी माइनस करो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना, 9,000, तो ये कितना है, 81,000। अब ये 9,000 भी यहां लिखता, लेकिन नहीं लिखूंगा। देखो ना तो मैंने 10,000 यहां लिखा और ना तो मैं 9,000 लिखा, पिछले वाले जिसमें जिसमें प्रोविजन नहीं था उस वाले केस में 10,000 ये और 9,000 ये दोनों मैंने यही लिखा था, लेकिन इस केस में अभी मैं नहीं लिख रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी प्रोविजन है, जब तक वो पैसे मेरे पास प्रोविजन है तब तक मैं उससे एडजस्ट करूंगा, अगर उससे एक्सेस होगा तो मैं यहां भेजूंगा, और उसमें से बच जाएगा तो मैं यहां भेजूंगा। प्रोविजन मेरे पास कितना था सर, 12,000 रुपया, 10,000 तो डूब गया, बचा कितना, 2,000, ठीक है। न्यू प्रोविजन कितना चाहिए मेरे को, न्यू प्रोविजन कितना क्रिएट किया गया है, तो सर जो नया वाला प्रोविजन क्रिएट हुआ है 9,000, तो बैलेंस कितना बच रहा है अभी, बैलेंस कितना, 7,000, 7,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो ये 7,000 कहां जाएंगे, डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, प्लीज आप लोग नोट कर लेना। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना, 7,000 रुपए ये हो गया और 5,000 रुपए ये जो था ये हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। तो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना ट्रांसफर कर दिया, 7,000 यहाँ ट्रांसफर कर दिया, 9,000 यहाँ से माइनस कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की एंट्री। अच्छा सर अगर एक बात बताओ, अगर ये जो बैलेंस हमने 7,000 का निकाला है, अगर ये माइनस में ना आके प्लस में आता तो मतलब क्या, मतलब सपोज हमारे पास ना 20,000 रुपीज का प्रोविजन था, कितने का था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 20,000 का, 10,000 हमने माइनस किया, उसके बावजूद हमारे पास 10,000 है, और जो न्यू प्रोविजन है वो कितने का है, 9,000 का, यानी अभी भी मेरे पास बैलेंस क्या आ रहा है, 1,000 का प्लस में बैलेंस आ रहा है। तब क्या करोगे, तो ये जो 1,000 का अगर प्लस में आता तो ये हमारे लिए क्या बेनिफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड जाता, बाकी सारी चीजें सेम रहती, बाकी सब कुछ सेम रहता, ये 7,000 ना होके 1,000 क्रेडिट साइड जाता अगर ये प्लस में आता तो। ठीक है, नहीं समझ में आया थोड़ा सा रिवर्स करो वीडियो प्लीज, एक बार और देख लो, समझ में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है सर, अगर ये इक्वल आता तो
यानी बैलेंस यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता, जीरो बच जाता तो क्या करते हैं, तो अगर जीरो बचता तो मैं ना पीएल में डेबिट साइड ना पीएल में क्रेडिट साइड कहीं भी नहीं करता, बाकी जो सारी चीजें वो एज इट इज वैसी की वैसी ही रहेंगी। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना फाइनल अकाउंट का, तो हमेशा देखना बैड डेट रिकवर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर, ये चारों एंट्री एक क्वेश्चन में आ गया, अगर उसको आपने हैंडल कर लिया तो आपको इस सारे ऊपर वाला टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे चलते हैं। सर आपने बैड डेट समझा दिया, बैड डेट रिकवर समझा दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी समझा दिया, ये क्या है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये इसको समझाओ पहले, इसको नोट कर लो फिर समझाता हूं। देखो इसका मतलब ये सिंपल सा है कि आप अपने डेटर्स को प्रमोट पेमेंट करने के लिए, यानी चाहते हो कि आपके डेटर्स आपको बहुत जल्दी पेमेंट करें, तो कुछ पैसा आप रिजर्व करके रखते हो, प्रोविजन बना के कि इतना मुझे डिस्काउंट उन्हें देना पड़ेगा ताकि पेमेंट में टाइम पे निकाल पाऊंगा। तो इसका क्या करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें माइनस करने के बाद अगर क्वेश्चन में दिया हो उसके बाद हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, यानी ये सारी चीजें सेम थी और यहां पे लास्ट में लिखा हुआ था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 5%, तो हम क्या करते, तो अब तक जो भी आपने राम कथा किया वो सब सेम होता और इसमें से हम 5% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर माइनस करते और 5% कितना आएगा, आई थिंक 4050 आएगा, 10% आएगा 8100, 4050, हाँ ठीक है, ये माइनस करते और इसको जो भी बैलेंस आता है यहाँ लिखते और यहाँ टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 4050, बाकी सारी चीजें एज इट इज वैसी रहती जो अब तक था। अब बात करते हैं सर इसमें से कुछ मिस होता तो देखो मान लो कि ये प्रोविजन वाला नहीं होता, तो भाई प्रोविजन वाला नहीं होता उसको हटा दो, बाकी सारी चीजें क्या, बैड डेप्ट है, बैड डेप्ट यहां से माइनस होता और फिर ये 90,000 का 5% निकाला जाता है, यानी जो चीजें नहीं होती उसको छोड़ देते, बाकी सब एज इट इज वैसे करते। अगर तीनों हो तो पहले कौन से करेंगे, पहले बैड डेप्ट माइनस होगा, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट माइनस होगा और फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंटेड डेटर बनेगा। ऐसा क्यों, देखो बैड डेप्ट का मतलब जो डूब गया खत्म कहानी, प्रोविजन का मतलब क्या, देखो 90,000 में से 10% का मुझे डाउट है नहीं देंगे वो, और इसका क्या मतलब है प्रोविजन ऑन डिस्काउंट रिटर्न, मतलब पेमेंट करेंगे तो मैं उनको डिस्काउंट दूंगा, तो भाई जो डाउटफुल डेप्ट है तो मुझे ऐसी जगह नहीं देंगे तो उनके थोड़ी डिस्काउंट रखूंगा, जो पेमेंट करेंगे उनके लिए डिस्काउंट है ना। 90,000 रुपए 1 लाख में 10,000 डूब गए, बचे कितने 90,000, 90,000 में से भी 9,000 ऐसे जो मुझे नहीं देने वाले लग रहा मुझे, बचे कितने 81 वाले, 81 जो ऐसे प्योर डेटर है जो मुझे लग रहा है मेरे को पेमेंट करेंगे, तो सिर्फ उनके लिए 5% का मैंने रिजर्व बना के रखा है ताकि मैं उनको डिस्काउंट दे पाऊं। क्लियर है, तो ये यहाँ पे अगर आप अलग से पूछते हो कि सर प्रोविजन फॉर डिस्काउंटेड डेटर क्या होगा, तो नेट डेटर यानी बैड डेप्ट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करने के बाद जो नेट डेटर आएगा उसमें से माइनस होगा और पीएनएल में डेबिट होगा, कहानी खत्म। सर अगर इसका भी प्रोविजन यहां दिया होता, तो जैसे इसका दिया था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से दिया था ना यहाँ पे, इसका भी सेम एज दिया होता, तो अगर यहाँ पे कोई बैलेंस दिया होता, सपोज 5,000 दिया था क्रेडिट साइड, तो इस 5 में से इसको माइनस करते, अगर ये बच रहा होता प्रोविजन तो क्रेडिट साइड, और कम हो रहा होता तो डेबिट साइड, और इक्वल हो रहा होता तो कहीं भी नहीं लिखते। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये सारी चीजें कवर कर ली। अब बात करते हैं सर मैनेजर कमीशन की, कि मैनेजर कमीशन की हम एंट्री क्या करेंगे, इसको अगर नोट डाउन करना तो करो, अदरवाइज मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो मैनेजर कमीशन सिंपल कुछ नहीं होता, मैनेजर कमीशन हमेशा नेट प्रॉफिट पे दिया जाता है, यानी अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो मैनेजर कमीशन दिया जाएगा और प्रॉफिट नहीं है तो मैनेजर कमीशन नहीं दिया जाएगा। सर लॉस पे, ये तो मैनेजर ने लॉस कमा के दिया उस पर आप कमीशन ही दोगे, बिल्कुल नहीं, लॉस है तो उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं हेडिंग मैनेजर कमीशन। अब देखो मैनेजर कमीशन का दो पार्ट होता है, एक होता है बिफोर चार्जिंग, ये सारी चीजें क्या होती है भी समझाऊंगा मैं, और सेकंड है हमारा आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। बिफोर चार्जिंग मतलब नॉर्मल केस है, अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ ही नहीं बोला, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आपको क्या मानना है, बिफोर चार्जिंग मानना है। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन बोला है मैनेजर इज इंटाइटल
टू कमीशन एट द 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। बस इतना बोला, इसमें कोई बिफोर या आफ्टर वर्ड यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब ही बिफोर चार्जिंग है। सर अगर बिफोर वर्ड यूज होता तो भी बिफोर है, कुछ नहीं बोला तो बिफोर है, और अगर बिफोर बोला है तो भी बिफोर है। तो सर आफ्टर कब है? जब डायरेक्ट वो आफ्टर चार्जिंग बोलेगा, जब तक आफ्टर वर्ड ना बोल दे तब तक वो बिफोर ही रहेगा। इसमें क्या मतलब है? इसमें बोलता है मैनेजर कमीशन इज एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ऐसा कुछ भी बोलेगा, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अगर बिफोर बोलता है या कुछ नहीं बोलता तो इसका सिंबल है, आपके पास जितना भी नेट प्रॉफिट होगा उसका उतना परसेंट आप निकाल दो। मैनेजर कमीशन किस वाले केस में? बिफोर वाले केस में। इसका फॉर्मूला क्या मेरे पास? नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। बहुत सिंपल है, आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, यहां पे आपने नेट प्रॉफिट निकाला। कितना नेट प्रॉफिट निकाला सर हमने? तो नेट प्रॉफिट में निकाला सपोज 1,10,000 रुपए, ठीक है। और नेट प्रॉफिट जब आप निकालोगे तो आपको जिस क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन दिया होगा उसमें नेट प्रॉफिट आप यहाँ लिखोगे नहीं, बस कैलकुलेट कर लोगे बाहर रफली। कितना नेट प्रॉफिट है इस क्वेश्चन का? 1,10,000 रुपए। नीचे एक एडजस्टमेंट दिया होता है कि मैनेजर को 10% कमीशन देना है। तो जरा बताओ मुझे इसका कितना आएगा? 1,10,000 का 10% कितना आएगा? तो सर 11,000 रुपए आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू मैनेजर कमीशन कितना? 11,000 रुपए। तो 1,10,000 का तो प्रॉफिट टोटल था ना, उसमें से 11,000 कमीशन फिर से देना है, तो प्रॉफिट कितना आएगा? आई होप सर 99,000 रुपए की प्रॉफिट आएगी। बस हो गया खत्म। तो सर आपने तो एक ही एंट्री की मैनेजर कमीशन को सिर्फ और सिर्फ पीएनएल में, आपने तो कहा दो एंट्री होगी। हाँ एक और एंट्री होगा, दूसरा एंट्री होगा बैलेंस शीट में। अब देखो बैलेंस शीट में सर एसेट साइड होगा कि लायबिलिटी साइड होगा, ये डिपेंड करता है कि आपने मैनेजर कमीशन, ध्यान से सुनना, नोट कर लेना कहीं ना कहीं, वरना फिर गलत करोगे और बोलोगे सर ने गलत पढ़ाया था। मैनेजर कमीशन कैलकुलेट मैंने कर दिया बिफोर वाले से, 11,000 रुपए यहाँ पे एंट्री कर दी। अब बात आती है कि दूसरी एंट्री कहाँ करोगे? तो अगर कमीशन पेड है, कमीशन मतलब मैंने लिखा है क्वेश्चन में कि मैनेजर कमीशन एट द रेट 10% पेड, यानी मैनेजर को हमने पे भी कर दिया, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे निकालना है और पे भी करना है, तो आपको यहाँ दिखाओगे और कैश से यहाँ पे या बैंक से माइनस कर दोगे। लेकिन फिर से बता रहा हूँ कि 99.99 क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला था पेड, तो मतलब पेमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? आप लिखोगे लाइबिलिटी, आपको तो लाइबिलिटी साइड आप लिखोगे मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन पेबल, मैनेजर कमीशन पेबल या आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन जो लिखना लिख लो। लाइबिलिटी साइड 11,000 रुपए, यानी यहाँ पे 11,000 और लाइबिलिटी साइड 11,000। क्यों? क्योंकि पेमेंट नहीं किया, कैलकुलेट तो कर दिया, पेमेंट नहीं किया। तो यहाँ पे और यहाँ पे सर पेमेंट कर दिया होगा, तो पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, अगर होगा भी तो कैश से माइनस कर दो और ये एज इट इज वैसे ही रहेगा, या बैंक से माइनस करो जिसके थ्रू पेमेंट किया होगा। आई होप क्लियर हो गया। हाँ सर क्लियर हो गया। तो यानी ये सिंपल सा आप कह रहे हो कि नेट प्रॉफिट में से माइनस करके पेनल में डेबिट साइड। हाँ बिल्कुल सही। और दूसरा मैनेजर कमीशन पेबल या आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन के नाम से लायबिलिटी में जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट है। अब सर आफ्टर वाला बताओ, तो आफ्टर वाले में क्या है? इसको मैं, चलो मैं नहीं मिटाता हूँ, इधर कर लेता हूँ। अगर मैनेजर कमीशन आफ्टर है तो, आफ्टर है तो हम क्या करेंगे? देखो इस केस में हमारा फॉर्मूला है बहुत सिंपल। ये कौन सा वाला है सर? आफ्टर वाला। आफ्टर कब होगा? जब क्वेश्चन में बोला होगा, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तब तक बिफोर होगा। मैनेजर कमीशन आफ्टर कैसे होगा बताओ फटाफट, टाइम वेस्ट मत करो। तो देखो नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय क्या सर? 100 प्लस रेट। ये क्या कह रहे हो? देखो सही से लिखता हूँ, इधर देखो, शायद फ्रेम में ना आ रहा हो इसलिए मैंने मिटा दिया। नेट प्रॉफिट इनटू रेट प्लस 100। तो सर यहाँ भी तो सेम है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। तो चेंज क्या है? यहाँ पे रेट नीचे भी प्लस हो जाएगा, बस यहाँ पे रेट नीचे भी प्लस हो जाएगा। यानी क्या सर? सेम क्वेश्चन
एट द रेट ये वाला आफ्टर वाला होता तो हम निकालते 1,10,000 रुपये। रेट कितना है 10%। नीचे 100 के बजाय 110, क्योंकि रेट नीचे 100 में प्लस 110। सर अगर 5% रेट होता तो 5/105, 5/105। अगर सर 20% होता तो 20/120। ठीक है, तो आफ्टर चार्जिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको रेट नीचे प्लस कर देना है। सर ये आफ्टर चार्जिंग आखिर है क्या? ये मैथमेटिक्स है, आप सबको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा बात समझा दूंगा मैं। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा सर? तो ये आएगा 1 टाइम में, और ये कुछ 10,000 निकल के आ रहा है। सर ये क्या हो गया? इसमें ज्यादा आ रहा है, इसमें कम आ रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है, इसमें ज्यादा आएगा, इसमें कम आएगा। ये कुछ कॉस्ट ऑन क्या कहते हैं, जैसे कि आपने उसमें विदाउट एडजस्टमेंट वाले में कुछ क्वेश्चन किए होंगे, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल, कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट है ये। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद समझ में आ जाए। कोई भी चीज है, सपोज कि मैं बोलूँ कि इसको मैंने 10 रुपए का बेचा, इसको मैंने क्या किया 10 रुपए का बेचा है, और आपको ऑन कॉस्ट 10% का प्रॉफिट निकालना है। समझो, ऑन कॉस्ट 10% का प्रॉफिट है और सेल का आपको चीज दे रखी है। यानी ये सिंपल सी बात है, आपको मैनेजर कमीशन देने के बाद जो कमीशन बचेगा उसका 10%, सॉरी, मैनेजर कमीशन देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 10%। सर ये कैसे कह रहे हो? हाँ यही कह रहा हूँ मैं, मैनेजर के कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% उसका प्रॉफिट होना चाहिए। बोलोगे ये क्या कह रहे हो? उसको पैसे देने के बाद जो मेरे पास पैसे बचे हैं उसका 10% वो होना चाहिए जो मैंने इसको दिया है। सर प्रूफ करके दिखाओ। इधर देखो जरा, मेरे पास कितना था प्रॉफिट? सर आपके पास 1,10,000 था। आपने कितना मैनेजर कमीशन निकाला आफ्टर चार्जिंग में? सर 10%, 10,000 निकाला। कितना मेरे पास बच गया? तो सर आपके पास 1,00,000 रुपए बच गया। कमीशन देने के बाद मेरे पास प्रॉफिट कितना? 1,00,000। इसका 10% कितना आएगा? 10,000 रुपए। तो मैंने उसको कितना दिया? 10,000 दिया। मतलब प्रॉफिट में से कमीशन देने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचेगा उसका 10% अमाउंट वो होना चाहिए जो आपने कमीशन के तौर पे दिया है। आई होप कंफ्यूजन नहीं हो रहा, ठीक है ना? देखो ये मेरे पास 10,000 रुपए निकल के आ गया। तो सर क्या करेंगे? सेम वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट चेंज हो गया। यानी क्या करूंगा मैं? अगर यही क्वेश्चन आफ्टर वाला होता तो भी सेम, टू मैनेजर कमीशन कितना आता है यहाँ पे? 10,000। तो अब जो मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आएगा मैनेजर कमीशन के बाद, वो कितना निकल के आएगा? 1,00,000 रुपए निकल के आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैनेजर कमीशन पेबल कितना? 10,000 रुपए। आई होप आपको मैनेजर कमीशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज प्लीज कमेंट करके पूछ लो, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है ना? तो सर अब हमने क्या करना है? अब हमें करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो सबसे इजी और सबसे बढ़िया टॉपिक है। देखो अब तक जितने हमने टॉपिक डिस्कस किए किसी में भी जीएसटी की कोई बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि इन सब चीजों पे जीएसटी लगता ही नहीं है। मैनेजर को कमीशन दोगे तो जीएसटी थोड़ी चार्ज करोगे। हमारा खुद का एम्प्लॉय है, जो खुद के एम्प्लॉय को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ये सब देते समय हम जीएसटी को चार्ज नहीं करते, ठीक है? जीएसटी एक्ट ने साफ साफ मना किया हुआ है। अब सर बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, चैप्टर नंबर 5 में ही सीखा होगा। सबसे पहले क्या करते थे मुझे बताओ चैप्टर नंबर 5 में? तो सर चैप्टर नंबर 5 में अकाउंटिंग इक्वेशन में एक बार हम कैपिटल में ऐड करते थे, एक बार लेस करते थे। सर हम लेस क्यों करते थे? ये क्योंकि ये कंपनी के लिए या फॉर्म के लिए हमारे लिए एक्सपेंस है। कंपनी या हमारी जो फॉर्म है उसके लिए क्या है? ये एक्सपेंस है, ठीक है सर। ऐड क्यों करते थे? क्योंकि ऑनर के लिए क्या है? ये एक तरह से इनकम है, रेवेन्यू है। बस सिंपल सी बात है, एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा? पीएनएल में डेबिट साइड, और इनकम है तो कहाँ जाएगा? तो सर इनकम है तो पीएनएल में क्रेडिट साइड। नहीं भाई, कंपनी के लिए इनकम नहीं है, ऑनर के लिए इनकम है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये सर कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना। अच्छा जी, दूसरी बात हमें तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, शायद आप सबको पता हो फिर भी लिख देता हूँ, वरना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कमेंट करके बताते हैं सर आप कंप्लीट नहीं लिखवाते हो, बताते नहीं बस बोल के रह जाते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, ये सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट किया जाता है। यानी जितना आपके पास कैपिटल क्वेश्चन में दिया होगा ट्रायल बैलेंस में, ओपनिंग बैलेंस पे प्रॉफिट ऐड करने के बाद, ड्राइंग लेस करने के बाद मत जाना, पहले ही जितना ट्रायल बैलेंस में कैपिटल दिया होगा
सपोज 10%, तो उसका मान लो 1 लाख रुपए दिया होता, 10% कितना हो गया 10,000 रुपए का। 10,000 कहाँ जाएगा, P&L में डेबिट साइड, किस नाम से, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड किया जाएगा टू इंटरेस्ट एडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग माइनस करना, नेट प्रॉफिट ऐड करना, एडिशनल कैपिटल ऐड करना, जो करना करते रहना। ये इसकी एडजस्टमेंट हमने सीख ली, ठीक है सर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो है, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। यानी अगर पर्सनल यूज के लिए किसी प्रोप्राइटर ने कंपनी में से गुड्स स्टॉक विड्रॉ कर लिया है तो क्या होगा। तो देखो पहले हम सीखते हैं कि अगर उस गुड्स पे जीएसटी नहीं था, यानी क्वेश्चन में जीएसटी का कहीं भी जिक्र नहीं है तो क्या होगा। तो अगर गुड्स टेकन है प्रोप्राइटर के द्वारा, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, कौन इतना लंबा नाम लिखेगा, प्रोप्राइटर, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, है ना भाई। पर्सनल यूज के लिए तो प्रोप्राइटर लिया होगा, सिंपल सी बात है। अभी हम सीख रहे हैं विदाउट जीएसटी, जीएसटी नहीं होगा तो क्या होगा। तो सर ये है ड्राइंग, सही बात है, ड्राइंग है, अच्छी बात है। दूसरा क्या बताओ जरा। तो सर ड्राइंग है तो ये जाएगा, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। आप इसको कैपिटल से माइनस कर दोगे। और दूसरा क्या है, ड्राइंग तो है, ठीक है, चाहे आपने ड्राइंग ऑफ कैश किया हो या ड्राइंग ऑफ गुड्स किया हो, है तो ड्राइंग ना। तो ड्राइंग है तो आपके कैपिटल से कंपनी माइनस करेगी करेगी, लेकिन दूसरी एंट्री क्या करेगी, आपने अगर कैश विड्रॉ किया तो कैश से माइनस, और आपने अगर गुड्स विड्रॉ किया है तो किससे माइनस होगा। तो सर गुड्स विड्रॉ किया है तो परचेज से माइनस। क्यों सर परचेज से ही क्यों माइनस होगा, क्योंकि कभी भी कोई भी ऑनर अगर गुड्स विड्रॉ करता है तो ऑन कॉस्ट करेगा, और ऑन कॉस्ट किस पे है, परचेज पे ही है, तो आप परचेज से माइनस करोगे। दूसरा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किससे, परचेज से, माइनस कर देंगे किससे, परचेज से। देखो ट्रायल बैलेंस के थ्रू समझाता हूँ, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में ड्राइंग ट्रायल बैलेंस के अंदर भी दिया हो तो आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे दिया था कैपिटल में, वही आइटम लिख रहा हूँ जो हमें चाहिए, यानी एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सपोज 2 लाख का कैपिटल लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा था ड्राइंग, ड्राइंग का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, कैपिटल का बैलेंस ही मैंने गलत लिखा है। यहाँ पे 20,000 का ड्राइंग लिखा हुआ था, डेबिट बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पे परचेज लिखा हुआ था कंपनी के पास 5 लाख रुपीज की, और यहाँ लिखा था गुड्स यूज बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ठीक है ना, ऐसे कुछ भी लिख दिया। कितना सर, 10,000, 10,000 रुपए का गुड्स प्रोप्राइटर ने निकाल लिया पर्सनल यूज के। तो सर ये वाला ड्राइंग देखो, ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग सिंपल है, ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से माइनस होगा बैलेंस शीट में। यार 100 बार बता चुका हूँ कि जो चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसका एडजस्टमेंट नहीं करना, उसका सिंगल एंट्री करना है। तो ये आपको दिया है ड्राइंग, इससे क्या करना है यार, इसको देखो बस, ये तो माइनस हो जाएगा नॉर्मली। यानी अगर मैं बनाऊं तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी परचेज होगा 5 लाख, उसमें से हम माइनस करेंगे ड्राइंग जो किया है गवर्नमेंट, ड्राइंग जो किया है पर्सनल यूज के लिए। कितना ड्राइंग किया सर, 10,000। सर परचेज रिटर्न माइनस नहीं हो गया, अरे जो पहले से रिटर्न होता माइनस होता आ रहा वो तो होगा ही, साथ में ड्राइंग भी माइनस होगा, ठीक है सर। अब हम करेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में यहाँ लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल मेरे पास कितना है, 2 लाख रुपए, इसमें से माइनस करो ड्राइंग, कितना ड्राइंग है, तो सर 10,000 रुपए, ये तो माइनस होगा ही होगा। और यहाँ भी गया, इसकी 2 एंट्री हुई कि नहीं हुई सर, हो गई, एक ट्रेडिंग में और एक बैलेंस शीट में। तो ये तो ड्राइंग माइनस होगा वाला, लेकिन ये जो ड्राइंग है कितने 20,000 का, ये तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में से माइनस होगा ना कैपिटल से। तो यहाँ पे टोटल माइनस कितना हो जाएगा, 10 और 20 कितना, 30,000। समझो मेरी बात, मैंने 30,000 की सिर्फ एक ही एंट्री की यहाँ पे, जिसमें 20 इसकी एक एंट्री है और इसका 10 एक एंट्री, और दूसरा एंट्री यहाँ पे किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर अगर इसमें जीएसटी इंक्लूड होता तो, अब बताओ जरा जीएसटी का क्या करोगे। तो देखो अगर गुड्स पे जीएसटी इंक्लूड है और प्रोप्राइटर ने उसको पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया है, तो उस पे उतना अमाउंट का इनपुट को रिवर्स कर दिया जाएगा। इनपुट रिवर्स करने का मतलब क्या है, जब मैंने आप लोगों को जीएसटी चैप्टर समझाया था तो उसमें बताया था कि कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई गुड्स परचेज करता है या कोई भी एसेट परचेज करता है,
फॉर देयर बिजनेस पर्पज, यानी बिजनेस पर्पज के लिए, तो उस पे जितना अमाउंट वो जीएसटी का पे करे, चाहे एस सी और आई कुछ भी हो, उसका उसे इनपुट मिल जाता है, यानी उसको क्रेडिट मिल जाता है, आईटीसी मिल जाता है, जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, जो बोलना बोलो। मतलब क्या है कि उतना पैसा गवर्नमेंट उसको रिफंड कर देती है एज अ इनपुट। एज इनपुट का मतलब क्या है कि जब वो सामान को सेल करेगा, कस्टमर से जितना पैसा लेगा जीएसटी के रूप में, उसको आउटपुट बोलते हैं। जब उस आउटपुट को गवर्नमेंट का जमा करने जाएगा तो गवर्नमेंट कहेगी सुनो देखो ऐसी बात है, आपने जब ये गुड्स खरीदा था किसी दुकान से, तो उस पे जितना जीएसटी दिया था उसको तुम माइनस कर लो, और जो बच रहा नेट आउटपुट वो हमें डिपॉजिट कर दो। यानी मैंने ये मार्कर 10 रुपए खरीदा था, 2 रुपए जीएसटी लगा के 12 रुपए खरीदा था, मैंने इसको 20 रुपए का बेचा और कस्टमर से 5 रुपए जीएसटी लिया, तो मेरा आउटपुट कितना 5 रुपए, इनपुट कितना 2 रुपए। अब मैं 5 रुपए गवर्नमेंट के पास गया, मैंने गवर्नमेंट गवर्नमेंट ये 5 रुपए आप ले लो। गवर्नमेंट देखो ऐसा नहीं है 5 रुपए नहीं देना तुम्हें, तुम 2 रुपए जब पहले दिए थे वो अपने जेब से दिए थे, मैंने कहा हाँ वो तो जेब से करा, वो माइनस कर लो, इनपुट ले लो उसका, तो दो मैं 2 रुपए माइनस करूंगा, 3 रुपए मैं उसको दे दूंगा। सर मेरा इनपुट ज्यादा हो जाए आउटपुट कम हो जाए तो उस केस में मेरा इनपुट रहेगा, मैं किसी भी साल सामान को बेचूंगा तो उसमें से गवर्नमेंट माइनस कर देगी। सर आउटपुट ज्यादा, तो जितना ज्यादा उतना आपको देना पड़ेगा इनपुट माइनस करने के बाद। इनपुट कुछ भी नहीं है तो जितना आउटपुट है वो सब आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है सर। अब आप क्या कहना चाहता हूँ? कहना मैं ये चाहता हूँ कि आपने जो गुड्स खरीदा था उस पर आपको इनपुट मिला हुआ था परचेज पे, हाँ सर बेशक मिला हुआ था, लेकिन हमने उस गुड्स को सेल नहीं किया, उसको पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया, तो जितना उस पे इनपुट मिलना चाहिए था मिल गया क्या? नहीं सर, मैं 12 का खरीद के लाया, 2 रुपए जीएसटी, मैंने इसको बेचा ही नहीं, इसको मैं घर ले आया, घर पे यूज कर रहा हूँ। अब जो 2 रुपए का जीएसटी है मैंने कोई और सामान बेचा, अब गवर्नमेंट से बोला, गवर्नमेंट गवर्नमेंट उसने बोला हाँ, मैंने कहा एक काम करो, जो 2 रुपए मैंने पहले दिए थे ना उसको इसमें से माइनस कर लो। बोला अच्छा तुम ही चलाओ, जो तुमने गुड्स यूज कर लिया उसका जीएसटी तुम खुद भरोगे, यानी वो 2 रुपए का जीएसटी अब तुम्हें इनपुट नहीं मिलेगा, इनपुट से तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा। समझो मेरी बात, टैक्स किसको देना है जीएसटी में? जो गुड्स को कंज्यूम करेगा, मैं ही कंज्यूम कर गया ना पर्सनल यूज के लिए, तो 2 रुपए का टैक्स मेरे ऊपर ही चार्ज हो जाएगा, यानी वो 2 रुपए का इनपुट मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हो सर? मैं कहना बस सिंपल ये चाहता हूं कि अगर आपने ड्रॉइंग ऑफ गुड्स किया है तो उसकी जर्नल एंट्री कोई बता सकता? कमेंट में मेरे लिखने से पहले तो बता दो यार प्लीज। देखो परचेज से माइनस करने का मतलब क्या? परचेज क्रेडिट हो जाएगा तो एंट्री क्या बनेगा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इनपुट सी जीएसटी, अगर उस गुड्स पे सी जीएसटी लगा होगा तो इनपुट सी जीएसटी और एस जीएसटी, ठीक है। या उस गुड्स पे अगर आई जीएसटी लगा हो तो इनपुट आई जीएसटी। अब देखो इनपुट जो होता है हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है, एसेट को मैं कर रहा हूँ क्रेडिट, यानी कि मैं उसको वैल्यू कम कर रहा हूँ, उतने इनपुट को रिवर्स कर रहा हूँ। सपोज मैंने 10,000 का गुड्स पर उसमें से निकाला और उस पर 18% का जीएसटी लगा हुआ था, तो कितना हो गया? 900 रुपये ये हो गया, 900 रुपये ये हो गया, टोटल कितना हो जाएगा? तो 11,800 रुपये, या फिर ये हो गया 1800, ये होगा, मतलब या तो यही होगा तो यही होगा, यानी टोटल ड्राइंग मुझे कितनी हो गई? 10,000 का गुड्स निकाला, ड्राइंग में दिख कितना रहा? 11,800, क्यों? क्योंकि 1800 का जीएसटी भी अब रिवर्स हो गया, वो मेरे को देना पड़ेगा। तो सर इसकी एंट्री क्या होगी? तो सिंपल है, परचेज से कितना माइनस करूंगा पहले ये बताओ। परचेज से नोट कर लेना ध्यान से, परचेज से कितना माइनस करूंगा? 11,800 की 10,000, तो परचेज से सिर्फ और सिर्फ 10,000 माइनस होगा विदाउट जीएसटी, लिख लेना। और मेरा बैलेंस शीट में कितना जाएगा? तो सर बैलेंस शीट से विद जीएसटी माइनस होगा, यानी जितना भी है कैपिटल में से उसमें से आप माइनस करोगे ड्राइंग ऑफ गुड्स, कितना है? 11,800। तो सर ये मैच कैसे करेगा? आपने यहाँ पे 10,000 की एंट्री की, यहाँ पे 11,800 की एंट्री की, ये तो कैसे मैच करेगा? आपने तो कहा था डबल एंट्री, डबल एंट्री तो कर तो दी, मैच कैसे करेगा? मैच करेगा भाई मेरे, यहाँ पे तो परचेज में जीएसटी इंक्लूड नहीं था, तो मैंने उसको माइनस सिर्फ उतना ही किया जितना उसका कॉस्ट था। बाकी मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा 11,800 का ड्राइंग है, तो सर ये 1,800 रुपये गया कहाँ? 1,800 जो मैंने माइनस किया है वो मैंने जीएसटी से माइनस कर दिया है, यानी आपके क्वेश्चन में इनपुट जीएसटी जो दिया होगा उसमें से इतना आप माइनस कर दोगे, जो इनपुट बचेगा उसी को आगे एडजस्ट करोगे, ठीक है ना। मैंने जीएसटी वाले क्वेश्चन कराए थे लास्ट चैप्टर के, यानी चैप्टर नंबर 18 के 25, 26 दो जीएसटी क्वेश्चन थे वो कराए थे, वैसे जीएसटी करना आपको। अब सर ये आपने एंट्री कर दी, ये भी आपने एंट्री कर दी, इनका क्या करोगे? इनका अगर आपके ट्रायल बैलेंस में जीएसटी दिया होगा, सीधी सी बात है दिया ही होगा, क्यों दिया होगा? क्योंकि जीएसटी हम समझ लें तो जीएसटी दिया होगा, तो उसमें इनपुट दिया होगा, कितना दिया होगा इनपुट जीएसटी?
इनपुट आई जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट दिया होगा। उन सारे अमाउंट में से 900 900 या 1800 माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो हमारे लिए एसेट है, और अगर आउटपुट ज्यादा बचेगा तो हमारे लिए लायबिलिटी है। बैलेंस शीट में एसेट या लायबिलिटी साइड चली जाएगी। तो एंट्री हो गई ना दो, यहाँ पे मैंने माइनस तो कर दिया। ऐसी सेम टू सेम हर एक केस में, चाहे प्रोप्राइटर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन अमंग स्टाफ हो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी या फ्री सैंपल हो, या एबनॉर्मल लॉस हो, हर एक के केस में ऐसे ही जीएसटी को रिवर्स करना है, यानी जीएसटी को माइनस करके दिखाना है आपको। क्लियर है या नहीं है बताओ। अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो प्लीज एक बार कमेंट कर देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा अगली वीडियो में। और एक क्वेश्चन भी देखो, बाकी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कराऊंगा हर एक की वीडियो में। जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आपके बुक में, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक एक करा दूंगा, तो आप टेंशन ना लो, बस समझो ध्यान से, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछते रहना कमेंट करके। चलो जी आगे चलते हैं सर। ठीक है, आपने इसकी एंट्री समझा दी, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ फॉर स्टाफ वेलफेयर। स्टाफ के वेलफेयर के लिए, स्टाफ के लिए भलाई के लिए, या फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी या फ्री सैंपल, इन दोनों को मैं एक साथ समझा देता हूँ। सर स्टाफ के वेलफेयर के लिए, चैरिटी के लिए, फ्री सैंपलिंग, फ्री सैंपलिंग एडवर्टाइजमेंट है, इन सब चीजों के लिए हमने गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सबसे पहली बात आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट से उस अमाउंट को माइनस कर दोगे, यानी परचेज से माइनस होते ही ये सारी चीजें। क्यों सर परचेज से, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपने जो डिस्ट्रीब्यूट किया ऑन कॉस्ट, यहाँ पे क्या लिखोगे परचेज में? अगर आपका चैरिटी है तो चैरिटी लिखोगे, अगर आपका डोनेशन है तो डोनेशन लिखोगे, वैसे चैरिटी तो सेम होता है। आपका फ्री सैंपलिंग है तो फ्री सैंपलिंग या एडवर्टाइजमेंट लिखोगे, क्योंकि फ्री सैंपलिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए किया जाता है। आपका ड्राइंग है तो ड्राइंग लिखोगे, आपका स्टाफ वेलफेयर तो स्टाफ वेलफेयर लिखोगे। जो लिखना है यहाँ पे इस नाम से आप इन सबको माइनस कर दोगे, ठीक है। ये सब माइनस करने के बाद जो यहाँ पे आएगा। दूसरी बात, ये आपके क्वेश्चन में जीएसटी हो या ना हो, यहाँ से जो परचेज से माइनस होता है विदाउट जीएसटी ही माइनस होता है, समझाया मैंने, विदाउट जीएसटी ही माइनस करोगे, यानी जीएसटी के अलावा जो उनकी कॉस्ट होगी वो माइनस कर दोगे। उसके बाद सर दूसरी एंट्री, तो देखो ड्राइंग वाली सिस्टम तो मैं समझा चुका हूँ, तो उसको मैं रहने दे रहा हूँ। बाकी ये क्या है, चैरिटी दो, डोनेशन दो, फ्री सैंपल दो, स्टाफ वेलफेयर के लिए बांटो, ये सब हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। सब हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो यहाँ पे जाएगा मेरा टू चैरिटी, या टू डोनेशन, टू स्टाफ वेलफेयर, या टू एडवर्टाइजमेंट, टू फ्री सैंपलिंग, जिसके नाम से करना कर दो। और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा ये फिर से किसके साथ आएगा, विथ जीएसटी के साथ आएगा, ठीक है ना। सपोज आपने 10,000 का चैरिटी किया तो यहाँ से 10,000 माइनस होगा, लेकिन 10,000 में 18% जीएसटी था, तो यहाँ पे जो आएगा 11,800 आएगा। सेम वही सिस्टम चल रहा है जो ड्राइंग में चल रहा था, यहाँ पे विदाउट जीएसटी, यहाँ पे विद जीएसटी। सर अगर जीएसटी होगा ही नहीं तो बात ही खत्म है, यहाँ पे जो है वही पे आ जाएगा। बाकी सर आपने फिर से 1800 का डिफरेंस आ रहा है, कहाँ जाएगा, वही सेम चीज आप जीएसटी से उसको रिवर्स कर दोगे, यानी उस क्वेश्चन में जितने भी इनपुट दिया होगा उसमें से 1800 आप माइनस कर दोगे। अगर सी का इनपुट होगा तो सी से, एस का होगा तो एस से, और आई का होगा तो आई से उतना माइनस कर दोगे, ठीक है। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। तो ये भी हमने कर लिया, और ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया, सब तो कर लिया। लास्ट में है हमारे पास